हेलो बच्चों। अध्याय 2 के हमारे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स रह रहे हैं, वो आज हम और कंप्लीट कर देते हैं। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे बीज के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा भ्रूण क्या है तथा भ्रूणपोष क्या है, दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। भ्रूणपोष क्या करता है? भ्रूणपोष भ्रूण को, जो विकासशील है, जो बढ़ रहा है, जिसे पोषण चाहिए, ठीक है, उसे पोषण प्रदान करता है। तो जो भ्रूणपोष है वो क्या कर रहा है? एक तरीके से भ्रूण को बढ़ने में मदद करता है, उसे पोषण प्रदान करता है। अब हम देखते हैं बीज क्या है वास्तव में। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बीज क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, तो आज हम वो लिखेंगे, वो समझेंगे। बीज जो होता है बेटा, पौधों में लैंगिक प्रजनन, पौधों में लैंगिक प्रजनन का अंतिम परिणाम बीज होता है। बीज होता है। ये कहाँ पर उपस्थित रहते हैं? ये फल में उपस्थित रहते हैं। फल में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक बीज के चित्र की, तो वो कुछ इस तरीके से होता है। तो ये क्या चित्र है? ये एक बीज का सिंपली चित्र मैंने बनाया है। ये तो क्या हो गए? बीज पत्र। आपकी एनसीईआरटी की किताब में भी ये चित्र बना हुआ है, बीज पत्र है। ये कहलाया जाता है बीज का आवरण, जिसे हम कहते हैं बीज आवरण। और एक छोटा सा अक्ष जहाँ पर ये दोनों बीज खुलते हैं, उसे हम नाम देते हैं भ्रूण अक्ष। क्या नाम देते हैं इसे? भ्रूण अक्ष। तो एक बीज में मुख्यतः 3 चीजें उपस्थित रहती हैं, यानी कि एक बीज जो है उसमें ये 3 चीजें उपस्थित जरूर होनी चाहिए। 2 तो हो गए इसके बीज पत्र, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं काला चना है, ठीक है, अगर आप उसको देखें खोल के, ठीक है, तो जो अंदर एक काला चना है उसको आप 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं, ठीक है। वो दोनों जो टुकड़े आपको दिखाई देंगे उन्हें हम कहते हैं बीज पत्र, ठीक है। और वो जगह जहाँ से वो खुल रहा है, जहाँ पे वो एक तरीके से जुड़ा रहता है, दोनों को जोड़ के रखता है, उसे हम नाम देते हैं भ्रूण अक्ष। और एक कवर रहता है, एक आवरण रहता है, ठीक है। जैसे काला चना है तो उस पर काला आवरण रहता है, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे वो क्या है? बीज का बीज आवरण। तो एक बीज में 3 चीजें रहती हैं, बीज आवरण, बीज पत्र और भ्रूण अक्ष, ठीक है। अब अगली चीज हम देखेंगे बीज कितने प्रकार के होते हैं। बीज के प्रकार। तो बीज जो है बेटा वो 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं गैर एल्बुमिनस बीज, इसका एक और नाम है एल्बुमिनस रहित बीज, एल्बुमिनस रहित बीज, ठीक है। ये तो हो गया पहला प्रकार। दूसरा प्रकार जो होता है उसका नाम है एल्बुमिनस। एल्बुमिनस क्या है? ये प्रकार का तत्व होता है जो कि बीजों में पाया जाता है, एल्बुमिनस बीज। तो आपको ध्यान रखना है जो बीज है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है गैर एल्बुमिनस बीज, इसका दूसरा नाम भी है एल्बुमिनस रहित, यानी कि एल्बुमिनस के बिना रहित बीज। दूसरा जो प्रकार है उसे कहते हैं एल्बुमिनस बीज, ठीक है। एल्बुमिनस क्या है? पदार्थ जो है वो भ्रूणपोष को हम कहते हैं। एक्चुअली में भ्रूणपोष का साइंटिफिक नेम जो होता है, जैसे हम जीव विज्ञान में जो नाम बुलाते हैं भ्रूणपोष को, उसे हम कहते हैं एल्बुमिनस। तो अब इनकी हम परिभाषा देखेंगे कि एल्बुमिनस रहित बीज की क्या परिभाषा है। गैर एल्बुमिनस बीज
ये क्या होता है? अगर इसकी परिभाषा हम देखें तो ये है, इनमें अवशिष्ट भ्रूणकोश नहीं रहते हैं, नहीं बचे हुए रहते हैं। उदाहरण हो गया मटर तथा मूंगफली। तो गैर एल्बुमिनस बीज क्या होते हैं बच्चों? ये ऐसे बीज होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत भ्रूणपोष भी बाकी नहीं रहता है। अवशिष्ट मतलब बचे हुए, भ्रूणपोष का कोई भी हिस्सा बाकी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि भ्रूणपोष एक तरीके से पूरा यूज हो चुका होता है भ्रूण के निर्माण में, भ्रूण को पोषण प्रदान करने में वो अपने आप को पूरी तरीके से नष्ट कर चुका रहता है, इसीलिए नाम है गैर एल्बुमिनस। एल्बुमिनस मतलब यहाँ पर भ्रूणपोष की उपस्थिति नहीं है। तो ऐसे उदाहरण कौन कौन से हो गए पौधे? मटर हो गया और मूंगफली हो गया। अगली परिभाषा हम यहाँ पर लिखेंगे एल्बुमिनस की। ठीक है, इनके हो गए आपके भ्रूणपोष का कुछ भाग शेष रहता है। उदाहरण हो गया आपका जैसे गेहूं, काला चना आदि। ठीक है, तो एल्बुमिनस और गैर एल्बुमिनस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। एल्बुमिनस बीज ऐसे बीज होते हैं जिनमें भ्रूणपोष का कुछ भाग शेष रहता है, जबकि गैर एल्बुमिनस में क्या था? इनमें भ्रूणपोष का कैसा भी भाग बचा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, अगली चीज हम पढ़ते हैं फल के बारे में। ठीक है, तो आपको बीज की परिभाषा पता चल गया। बीज क्या है? बीज कैसे बना है? ये फल के अंदर उपस्थित रहता है और इसका निर्माण किससे हुआ है? बीजांड से। अंडाशय से क्या चीज बनती है? फल। ये आप पहले वाले वीडियो में सब नोट कर चुके हैं। तो अगली चीज हम देखेंगे फल क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो फल क्या है? पुष्पी पौधों में अंडाशय विकसित होकर, पुष्पी पौधों में अंडाशय विकसित होकर फल का निर्माण करते हैं। फल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब जो फल है वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार होते हैं। पहले को हम कहते हैं आभासी, आभासी फल, और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं वास्तविक या यथार्थ। वास्तविक या यथार्थ फल, तो ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आभासी फल का मतलब क्या होता है कि जो जस्ट हमें आभास हो रहा होता है, यानी कि ये फल जो होते हैं ये वास्तव में अंडाशय से विकसित नहीं हुए होते। ठीक है, जैसे कि आपके हो गए हैं, इसमें उदाहरण हो गया सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया। वो किससे विकसित हुए हैं? पुष्प के अन्य भाग से विकसित हुए हैं। पुष्प का अन्य भाग कोई भी हो सकता है। अगर हम सेब की बात करें तो वो किससे विकसित हुआ है? पुष्पासन से। ठीक है, पुष्प का वो आसन जहाँ पर बाह्य दलपुंज, दल और पुंकेसर, स्त्री केसर सब उपस्थित रहते हैं। यानी कि पुष्पासन आपको याद होगा, ये वाला चित्र जो हमने बनाया था। ये हो गया आपकी कैलिक्स यानी कि बाह्य दलपुंज, ये आपका हो गया दल। एक आपको याद होगा हम नीचे की ओर ऐसे चित्र बनाते थे। ठीक है, तो ये कहलाया जाता है पुष्प आसन, यानी कि वो स्थान, वो आसन जिसपे पूरा फूल टिका हुआ रहता है, उसे हम कहते हैं पुष्पासन। तो आभासी फल जो होते हैं वो पुष्प के अन्य भागों से बने हुए रहते हैं। उदाहरण के तौर पर पुष्पासन। वास्तविक फल कैसे रहते हैं? वास्तविक फल ऐसे फल होते हैं जो वास्तव में किसी और से नहीं, सिर्फ और सिर्फ अंडाशय से विकसित हुए रहते हैं। ठीक है, तो उनकी परिभाषा मैं आपको लिखवा देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। ये दो प्रकार के हैं, आभासी और वास्तविक।
आभासी फल वे फल जो पुष्प के अन्य भागों जैसे पुष्पासन आदि से उत्पन्न हुए रहते हैं, आभासी फल कहलाते हैं। आभासी फल कहलाते हैं। उदाहरण हो गया सेब, स्ट्रॉबेरी आदि। अगला यहाँ पे लिखेंगे आप वास्तविक फल की परिभाषा। वास्तविक फल क्या है? ये फल पुष्प के अंडाशय से विकसित होते हैं। उदाहरण आम आदि। ठीक है, तो आपको ये परिभाषा याद रखनी है। दो टॉपिक और हैं इसमें, वो और समझ लेते हैं। असंग जनन, पहले इसे मैं दिखा देती हूँ फिर समझाऊंगी। कुछ आवृत बीजियों में बिना निषेचन के ही बीज उत्पन्न हो जाते हैं। इसे असंग जनन प्रणाली कहते हैं। उदाहरण हो गया इसका घास की प्रजातियां ऐसा करती हैं। एक लाइन और लिखेंगे, इस प्रणाली का प्रयोग कृषि विज्ञान तथा बागवानी में भी होता है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि असंग जनन क्या है। तो क्या होता है, कुछ पुष्पी पौधों में बिना निषेचन के ही क्या उत्पन्न हो रहे हैं? बीज। तो यहाँ पर ये सब कीवर्ड है, पूरा की सेंटेंस है। बिना निषेचन के ही क्या उत्पन्न हो जा रहे हैं? बीज उत्पन्न हो जाते हैं। इसे क्या नाम दिया गया है? असंग जनन प्रणाली। तो कहाँ पर हो रही है ये? कौन से पौधों में पाया जाता है? ये घास की कुछ वेराइटीज में, घास की कुछ प्रजातियां ऐसा दर्शाती हैं कि उनमें बिना निषेचन के ही बीज उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, और इस प्रणाली का प्रयोग कहाँ पर हो रहा है? पूछ लिया जाता है असंग जनन क्या है तथा इसका एक लाभ लिखिए। तो आप उसके लाभ में क्या लिखेंगे? इस प्रणाली का प्रयोग कृषि विज्ञान तथा बागवानी में, बागवानी आपको पता है बगीचा बनाने में, फूल पौधे आदि उगाने में, ठीक है, उसे कहते हैं बागवानी। लास्ट टॉपिक जो है आपके इस चैप्टर का वो है बहुभ्रूणता। बहु मतलब बहुत और भ्रूण का मतलब आप लोग जानते ही हैं। बहुभ्रूणता, एक बीज में एक से अधिक
अधिक भ्रूण उपस्थित होने की घटना को बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, तो बहुभ्रूणता क्या है बच्चों? एक ही बीज में, यानी कि सिर्फ एक बीज की बात हो रही है, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण हैं, यानी कि एक से अधिक भ्रूण उसके भीतर बन चुके हैं, तो उस प्रकार की घटना को क्या नाम दिया जाता है? बहुभ्रूणता। फिर से मैं कह रही हूँ, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण उपस्थित होते हैं, नाम ही है बहुभ्रूणता। बहु मतलब बहुत, भ्रूण क्या चीज बहुत है? भ्रूण बहुत है। किसके भीतर है? बीज के भीतर है। तो एक बीज में एक से अधिक भ्रूण उपस्थित होने की घटना को क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। तो यहाँ पर आपका अध्याय 2 समाप्त होता है। अपने अगले वीडियो से हम अपना अध्याय 3 शुरू करेंगे। धन्यवाद।